हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स, दैट इज 30 अगस्त 2022। जैसा कि मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूं कि इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना एकदम ना भूलें। और शाम को हमारे वेबसाइट ixmb.com से बीपीडीआई के पीडीएफ भी डाउनलोड करना ना भूलें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छे तरीके से हो, क्योंकि वीडियो और बीपीडीआई दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। आगे बढ़ते हैं हमारा पहला न्यूज से। ठीक है, वो है सर्वे। तो देखो, ये जो सर्वे है इसका बेसिक पहले समझ लेते हैं। ये 15th राउंड ऑफ सर्वे है। इस सर्वे को किया किसने? FICCI एंड IBA ने किया, एंड वाज कैरीड ऑन द पीरियड ऑफ जनवरी टू जून। तो इन्होंने जो सर्वे किया ना, वो इंडिया के टॉप 25 बैंक, मतलब जो बड़े बड़े बैंक है वो 25 बैंक, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, प्राइवेट भी है एंड फॉरेन बैंक भी है। ठीक है। दिस बैंक रिप्रेजेंट 76% ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री एज क्लासिफाइड बाय द एसेट साइज। मतलब यहाँ पे मैंने टॉप इसलिए बोला क्योंकि ये जो 25 बैंक है ये एसेट साइज के हिसाब से इनको 76% मार्केट शेयर है। तो ये अब सर्वे क्या है एंड इस सर्वे में क्या डेटा बाहर आया है? तो ये सर्वे में डेटा इस प्रकार आया है। द प्रेशर ऑन द एसेट क्वालिटी ऑफ लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि MSME बोलते हैं, is set to increase, leading to rise in a non-performing asset in this segment in the next 6 months। मतलब ये एक अलार्मिंग डेटा है। NPA आएगा किस सेक्टर से? MSME सेक्टर से। MSME को क्या बोलते हैं? ग्रोथ इंजन ऑफ द इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में बोला जाता है, पूरे दुनिया में MSME का, इंडिया में MSME बोलते हैं, बट अलग अलग देश में कुछ अलग अलग नाम भी है। बट मोर और लेस ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट सेम ही है। तो MSME जो है इसको ग्रोथ इंजन बोला जाता है, बिकॉज ये रूरल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एंड ऑलमोस्ट इकोनॉमी में इनका 1/3 GVA आउटपुट है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। सो इन दैट सेंस अगर हम इस रिपोर्ट को देखें, तो ये रिपोर्ट के हिसाब से नेक्स्ट 6 मंथ में NPA हिट कर सकता है कहाँ से? MSME से। तो ये कौन से सेक्टर से आएगा? सो ये सेक्टर से आएगा आइडेंटिफाइड बाय द बैंकर्स, मैंने इन्हीं बैंकों ने आइडेंटिफाई किया है। एक तो है एविएशन, दूसरा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, पावर एंड सम रिटेल ट्रेड। तो ये मेजर सेक्शंस है या सेक्टर्स है जहां से एमपी आने की चांसेस है। और ये कौन है? आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पॉन्डेड बैंकर्स। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट का डेटा है, ये एक सर्वे है। सो बैंक वालों ने जो बोला, ये डेटा को एक जगह करके एक सर्वे बाहर लाया है। तो मतलब हर बैंकों ने कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स को टॉप में रखा, तब जाके ये डेटा में ऐसे बाहर आ रहा है। सो ये किसी एक दो बैंक का असेसमेंट नहीं है, ये 25 बैंक्स का असेसमेंट है। नाउ 65% of the responded bank expects NPA in the MSME sector to increase in the next 6 months। NPA बढ़ सकता है। नाउ पॉसिबल रीजंस क्या हो सकता है? तो ये जो रीजन है, ये रीजन कौन दे रहा है? आइक्रा दे रहा है। आइक्रा कौन है? एक रेटिंग एजेंसी है। वो क्या बोल रहा है? द राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट्स तो इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि RBI तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाए जा रहे हैं। एंड रेपो रेट बढ़ने का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाना। किसी के लिए भी, सबसे पहले तो वो बैंक के लिए बढ़ जाना। अब वो बैंकों के लिए जब बढ़ता है तो बैंक उसको थोड़ी ना अपने लॉस में गिनेंगे, वो तो अपने स्प्रेड में उसको ऐड कर देंगे। तो वो क्या होगा? वो कस्टमर्स को पास ऑन हो जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सबके लिए क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा व्हेन द रेपो रेट इज हाई इन द इकोनॉमी। तो बात एक ये हो गया रीजन। रीजन नंबर 2 हो गया इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो देखो, देश में भी इन्फ्लेशन है, RBI के टॉलरेंस बैंड से ऊपर है। टॉलरेंस बैंड क्या है? टॉलरेंट बैंड अभी कितना है? 2 to 6%। 4% का इन्फ्लेशन है, +-2, मतलब -2 मीन्स 2, +2 मतलब 6। सो 2 से 2 to 6% क्या है? टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस बैंड से ऊपर ही चल रहा है इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब ये इन्फ्लेशन तो सिर्फ फूड या रिटेल सेक्टर पे नहीं है, इन्फ्लेशन हर जगह पे है, हर सेक्टर्स पे है। तो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन भी एक रीजन है। उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मतलब वो ऑलरेडी इस दो वजह से वो फाइनेंशियल प्रेशर में could impact debt servicing liability of the borrower in the financial year
मीन्स करंट फाइनेंशियल ईयर। डेट सर्विसिंग मतलब जो ईएमआई वो मंथ ऑन मंथ पे करता है उसको बोलते हैं डेट सर्विसिंग। ठीक है। Those borrowers in the longer tenure loan segment could see an increase in their equated EMI as the repo rate goes up further. जो लंबे समय के लिए, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, बट जो लॉन्ग टर्म बोरोवर्स है वो तो बहुत छोटे ईएमआई पे कर रहे होंगे, तो वो छोटे ईएमआई भी में भी थोड़ा अमाउंट जो है वो एड अप हो जाएगा। रीजन भी क्योंकि अभी रेपो रेट ऊपर चला गया, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो हाई ही है। मनी सप्लाई आरबीआई कम कर रहा है, तो मनी सप्लाई कम कैसे करता है? लोगों के हाथ से पैसा खींच के। तो ऐसे ही कम होता है ईएमआई के अमाउंट में थोड़ा सा बढ़ जाना। Then this could also affect the debt serving facility of the retail MSME borrower. So ये रीजंस कौन बता रहा है? आइक्रा बता रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज सेबी ओवरऑल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रूल। तो ये न्यूज क्या है? ठीक है, ये जो अलॉटमेंट था इसका आरईआईटीज का एंड एनवीआईटीज का, इसमें सेबी ने कुछ चेंज किया। तो अभी एट प्रेजेंट को पहले देखते हैं। एट प्रेजेंट क्या है? द प्राइसिंग फॉर्मूला इन द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज द वी WAP ऑफ द लास्ट 2 ईयर। VWAP क्या है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, ऑफ द लास्ट 2 वीक्स और द लास्ट 26 वीक, विच एवर इज हायर, जो हायर आता था उस हिसाब से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दिया जाता था। बट अभी के फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या होगा? द प्राइसिंग फॉर्मूला फॉर द अलॉटमेंट ऑफ यूनिट अंडर द प्रेफरेंशियल इशू वुड बी वॉल्यूम weighted average price of weekly high and lows for 90 trading days। यहाँ पे लास्ट 26 वीक्स को देखा जाता था, यहाँ पे वीकली हाई एंड लोस को देखा जाएगा, एंड लास्ट 90 डेज और 10 ट्रेडिंग डेज जो भी हायर आएगा वो डेटा को देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा एमसीक्यू बन सकता है आपके बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन पे, तो ये चीज आप ध्यान दो। ठीक है, अदर हाइलाइट्स क्या है? वो ये है, जो पोस्ट अलॉटमेंट है आरईआईटी एंड एनवीआईटी कंसर्न वुड हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ द यूनिट एंड द सेम वुड बी लिस्टेड विद इन 2 वर्किंग डेज। 2 दिन में उसको लिस्ट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, करेंटली द टाइम इज क्या है? 7 डेज। अभी के लिए वो 7 डेज था, बट अभी वो 2 दिन बन गया है, मतलब ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में ज्यादा आ गया है। ठीक है, अब आरईआईटी में क्या कंप्राइज? आरईआईटी कंप्राइज ऑफ ए पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट्स, जो कि हमको पता है आरईआईटी तो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो इसमें जो भी पैसा है वो कमर्शियल रियल एस्टेट का है। ए मेजर पोर्शन ऑफ विच इज ऑलरेडी लिस्ट आउट। INVITs comprises a portfolio of infrastructure assets such as highway, power transmission assets. Right? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो देखो, जो मॉर्थ है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने एक बहुत मेजर कंसर्न को सॉल्व कर दिया है। कंसर्न क्या था? जो ड्राइविंग लाइसेंस है, राइट, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कौन इशू करता है? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। तो ये जब रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रहा है, तो क्या होता था, जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्मेट है, साइज है, कलर है ना, वो डिफरेंट होता था, क्योंकि हर राज्य वो अपना मैप लगाते थे उसमें, उसके बाद वो अपने लोकल लैंग्वेज में भी लिखते थे। बट हाँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में एक चीज मैंडेटरी था कि वो इंग्लिश में होगा, तो सिटीजन के लिए फ्लॉलेस था। बट अगर वो हिंदी या किसी दूसरे लैंग्वेज में है, तो वो जब आप विदेशों में गाड़ी चलाओगे तो वो ट्रांसलेटर चाहिए, तो वो एक अलग ही प्रोसेस है। ठीक, तो वो प्रॉब्लम नहीं था इंडिया में, इंग्लिश लैंग्वेज तो कॉमन था। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट, साइज, पैटर्न, कलर में डिफरेंस था अक्रॉस द स्टेट, जिस वजह से कभी कभी सिटीजन्स को प्रॉब्लम होता था। इन प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट। उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया 26 अगस्त को, जिसके थ्रू ये अमेंडमेंट, ये फॉर्मेट, साइज, कलर अब स्टैंडर्ड हो गया है अक्रॉस द इंडिया एंड इन एडेरेंस टू जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड हो गया, मतलब इंडिया से कोई भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके फॉरेन जाएगा तो उसका लाइसेंस सेम ही दिखेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट इशूइंग इट। ठीक है, प्रोविजन ऑफ क्यूआर कोड टू लिंक द आईडीपी विद द ड्राइविंग लाइसेंस हैज आल्सो बी मेड। ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूज था, आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं, हम ये समझते हैं ग्लोबलाइज टू लोकलाइज। तो देखो, ये एक रिपोर्ट का नाम है, इसको किसने बनाया? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इन्होंने बनाया। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ ये कब फॉर्म हुआ था। ओके, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 19 ये कब फॉर्म हुआ था?
in collaboration with the Indian Cellular and Electronics Association (ICEA), explores how India can achieve electronic production of USD 300 billion and export of USD 120 बिलियन बाय 25-26। ठीक है, तो फाइंडिंग्स में उन्होंने सबसे मेजर चीज क्या पाया, जो चाइना एंड वियतनाम है, राइट, इन्होंने पहले क्या किया, पहले इनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट था, जो भी इनको मतलब जैसा कि आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, राइट, तो इन्होंने भी ऐसा कुछ सोचा होगा कि हमको इस वाले प्रोडक्ट से आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम का लेदर इंडस्ट्री होगा, चाइना का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गया। तो ये लोग क्या किए, लोकल मार्केट को प्रायोरिटाइज नहीं किए, ये लोग पहले ग्लोबलाइज हुए, मतलब अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके गए और इंटरनेशनल मार्केट में एक पहचान बनाया। उसके बाद वो अपने लोकल मार्केट में अपने लोकल सिटीजन्स के बीच में पॉपुलर होना शुरू हो गया, राइट। तो ये था यहाँ का फाइंडिंग। तो इस वाले रिपोर्ट से उन्होंने ये सजेस्ट किया इंडिया को भी कि पीएलआई स्कीम्स का जो मतलब बेनिफिट्स है एज पर आईसीए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे जो है वो दिखने लगा है, राइट। एंड सादा सिंपल रीजन है कि आईफोन 14 लेटेस्ट आईफोन है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, अभी चाइना में भी होगा, इंडिया में भी होगा मैन्युफैक्चर। तो कहने का बात रिपोर्ट में यही है कि इंडिया को भी सबसे पहले ग्लोबलाइज होना है और देन उसके बाद लोकलाइज होना है। एंड इस ये जो मतलब थ्योरी है, ये थ्योरी को बैक करने के लिए डेटा उठाया गया चाइना एंड वियतनाम से। मतलब चाइना का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आज इतना आगे इसलिए है क्योंकि उन्होंने भी जब शुरू किया था तो सबसे पहले दे हैव स्टार्टेड टू ग्लोबलाइज देयर प्रोडक्ट so that they get a market in the international level, and once they acquire those market the local trade becomes easy। लोकल में वो तो आधा तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। सेम विद द वियतनाम्स लेदर इंडस्ट्री, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। वो है एक क्वीन का विजिट। क्वीन मैक्सिमा इज विजिटिंग इंडिया फ्रॉम 9 to 31। तो ये जो क्वीन है ये कहाँ की है, ये है नेदरलैंड की क्वीन, ठीक। इन हर ऑफिशियल कैपेसिटी एज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल स्पेशल एडवोकेट फॉर इंक्लूसिव फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट G20 GFC हॉनरी बैठा। तो ये इन्होंने किनसे मिला, ये हमारे राष्ट्रपति से मिली, ठीक। तो देखो राष्ट्रपति से मिली वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है इनका ऑफिशियल कैपेसिटी क्या है। इन्होंने यहाँ पे नेदरलैंड को रिप्रेजेंट करने नहीं आए, ये रिप्रेजेंट करने आए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल स्पेशल एडवोकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है सही दाम नाम का जो एक ऐप है, राइट। ये ऐप क्या है, एक फार्मास्यूटिकल ऐप है जिससे कंज्यूमर क्या करते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं फॉर लॉन्चिंग कंप्लेन बाय द कंज्यूमर्स थ्रू द कंज्यूमर कंप्लेंट हैंडलिंग मॉड्यूल, राइट। तो ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज वर्किंग एज ए फैसिलिटेटर एंड नॉट जस्ट एज ए रेगुलेटर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ टुवर्ड्स द ट्रांसपेरेंसी इन द फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये इसका 2.0 आ रहा है, मीन्स इसका सेकेंड वर्जन आ रहा है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है ये कि आरबीआई के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, इन्होंने एक कमेंट किया है कि जो फ्रॉड रजिस्ट्री है उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज थिंकिंग अबाउट इट, राइट। फ्रॉड रजिस्ट्री मतलब ये जो डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, मतलब आपको याद होगा जब यूपीआई नया नया आया था तब लोगों को जो है ना, कुछ सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो हमेशा मिसयूज करते हैं, वो लोगों को क्यूआर कोड भेज रहे थे या पैसा रिक्वेस्ट कर रहे थे और बोल रहे थे आप अपना पिन डालो, ये पैसा आपके पास चला जाएगा। बट होता था उल्टा, जैसे वो पिन देते थे पैसा कट के वो आगे वाले के पास चला जाता था। तो ऐसा टाइप का डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए एक फ्रॉड रजिस्ट्री आरबीआई फ्यूचर में बना सकता है। दैट इज व्हाट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई हैज टोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ। लेविन मेडन्स बिकम्स एशिया नंबर 4। इन्होंने सिंगल फाइनल जीता और डबल्स का टाइटल भी इन्होंने जीता, ठीक है। रीच दी सिंगल फाइनल एंड क्लेम दी डबल टाइटल विद कंपेनियन
Naveen Rajasundaram in the Asian A grade under 14 टेनिस चैंपियनशिप एट कहाँ पे है, जेंटिंग्स लिंगनौर मलेशिया। तो आपको यहाँ पे याद तो इनका नाम रखना है, ये किनके साथ जीते हैं और ये कहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपको जगह भी पूछ लेता है, जो ये टेनिस चैंपियनशिप हुआ ये कौन से देश के कौन से शहर में हुआ। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है ऑबिचुरी से रिलेटेड। अभिजीत सिंह सेन एक रेनाउंस्ड इकोनॉमिस्ट है ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये प्लानिंग कमीशन के भी पार्ट थे, राइट, एंड जेएनयू के प्रोफेसर थे। ही हैज पास्ड अवे यस्टरडे, राइट। विद दिस हम कुछ वन लाइनर को देखते हैं। वो सबसे पहला कॉर्पोरेट पार्टनरशिप। तो जो मेटा प्लेटफॉर्म्स है, मतलब जो फेसबुक ग्रुप कंपनीज है, जो फेसबुक ग्रुप कंपनीज हैं, वो पेरेंट कंपनी किसकी है, व्हाट्सएप की है। अभी व्हाट्सएप और जो रिलायंस जियो मार्ट है, ये दोनों ने पार्टनरशिप किया है, जहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू लोग रिलायंस जियो मार्ट को एक्सेस करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को खरीद पाएंगे एंड ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स पे, दैट इज रिलायंस का जो एजीएम हुआ। एजीएम में उन्होंने दो मेजर चीज बताया। एक तो बताया रिलायंस जियो जो 5G सर्विस है वो बाय दिवाली 5 मेजर सिटीज में, 4 मेट्रो सिटीज में वो लॉन्च कर रहे हैं, अलॉन्ग विद सम मेजर सिटीज इन इंडिया जिनका नाम उन्होंने नहीं बताया। दूसरा, रिलायंस इज गोइंग टू कम आउट विद ए न्यू एनर्जी बिजनेस। अब वो क्या है कैसे है वो आगे समझ में आएगा। And also a big investment is done by the Reliance industry on petrochemicals. Next is education working group। ये क्या है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है, ये G24 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग है वो उसको पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ गए, बाली में गए। द कैपिटल सिटी ऑफ, नो नॉट, मतलब ये एक इंडोनेशिया का शहर, बाली। आगे बढ़ते हैं, बुक लॉन्च। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है प्रोफेसर तनुज मनोज नसारी। ठीक है, रिलीज किसने किया, डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई। रिलीजेस बुक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, एंड दिस बुक इज रिलेटेड टू योग एंड यूनानी। ठीक है, सो विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर 50% फास्टर विद IXMB। मिलते हैं कल सुबह फिर से।